कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जो असल में जंगल है ही नहीं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पांढरकवड़ा के वो खेत जहां सफेद कपास की फसलें इंसानी खून से लाल होने वाली थी। साल 2016। हवा में मिट्टी और मानसून की महक थी, लेकिन अचानक एक तीसरी गंध शामिल हो गई। लोहे जैसी गंध, ताजे खून की गंध। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह दास्तां है एक ऐसी बागिन की जिसने भारत के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को चुनौती दी। 13 लाशें, हजारों शिकारी और 2 मासूम शावक जो अपनी मां के साथ इंसानी मांस पर पल रहे थे। तैयार हो जाइए विस्पर एंड रोड्स के सबसे खौफनाक सफर के लिए। यह कहानी है अवनी की। 1 जून 2016, भूर्ती गांव। सोनाबाई रोज की तरह ही अपनी कपास की फसल के बीच काम कर रही थी। वह झुककर कपास बीन रही थी। वह खेत में अकेली थी, और जब वो काम कर रही थी तो यह बागिन अवनी वहीं कहीं छुपी हुई थी और काफी देर से शिकार की तलाश में थी। अवनी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, और जैसे ही उसने सोनाबाई को झुके हुए देखा तो उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग गई और उसने सोनाबाई को अपना शिकार समझ लिया। बिजली की फुर्ती से हवा में ही छलांग मारकर उसने सोनाबाई की गर्दन दबोच ली और उसमें दांत गड़ा दिए, और गर्दन को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सोनाबाई की सांसें बंद नहीं हो। और उसके बाद उन्हें घने खेतों के बीच ले गई। शाम को जब बेटा पहुंचा तो उसे केवल एक फटी हुई साड़ी और खून से सनी मिट्टी मिली। उसने अपनी मां के अवशेषों को एक बोरी में समेटा और उन्हें लेकर अपने गांव पहुंच गया। इस आदमखोर का यह पहला कदम था। अगली घटना 2016 अगस्त में हुई। पांडुरंग कनमकुलवार रोज की तरह ही अपने मवेशियों को चरा रहे थे और एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। वे अपनी गायों को चरते हुए देख रहे थे, और वहीं कहीं अवनी छुपी हुई थी। अवनी के पास 2 तरह के शिकार थे, एक तो मवेशी और दूसरे खुद पांडुरंग। और इस आदमखोर ने पांडुरंग को चुना। ये पांडुरंग के पास चुपके से पीछे से आई और पांडुरंग की गर्दन पकड़ ली और उन्हें घसीटते हुए खेतों के बीच ले गई। उनके मवेशी चिल्लाते रहे, मगर इस बागिन पर कोई भी असर नहीं हुआ। और जब ये मवेशी भागते हुए बिना अपने मालिक के गांव पहुंचे तो गांव वालों को अंदेशा हो गया था कि जरूर कुछ हुआ है। और जब गांव वाले उन्हें ढूंढने पहुंचे तो वहां पर खून मिला और उनकी लाश मिली, जो कि काफी हद तक खाई जा चुकी थी। सोनाबाई की हत्या को एक दुर्घटना मानने वाली वन विभाग की टीम इस दूसरी घटना के बाद सख्ते में आ गई। उस समय वहां की जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थी वो के.एम. अभर्णा थी। उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए कि सभी जगहों पर ट्रैप कैमरास लगा दिए जाएं और घटना वाले क्षेत्रों में पिंजरे भी लगा दिए जाएं। उनके निर्देशों का पालन करते हुए जंगल विभाग ने वहां पर ट्रैप कैमरास और कुछ पिंजरे भी लगा दिए, पर अवनी का कोई भी पता नहीं था और अगले 1 साल तक कोई भी घटना नहीं हुई। मानो इसे पता चल गया था कि इसे ढूंढा जा रहा है। मानो इसे पता चल गया था कि इसके लिए पिंजरे लगाए गए हैं। और अगले 1 साल तक ये खामोश रही। 1 साल की रहस्यमयी खामोशी के बाद अवनी और भी खूंखार होकर लौटी। कड़ूजी कपाटे सितंबर 2017 में अपनी मेड़ पर बैठे थे और अवनी वहीं कहीं छुपी हुई बैठी थी। कड़ूजी मेड़ पर बैठे हुए अपने मोबाइल पर एक गाना सुन रहे थे। ऐसा वहां से थोड़ी देर पहले निकलने वाले कुछ गांव वालों ने बाद में बताया। और तभी अवनी ने हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि कड़ूजी को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला और वो उन्हें खींचते हुए खेत में ले गई। उनकी पत्नी आज भी दरवाजे पर बैठकर राह ताकती है।
अभी तक जंगल विभाग को पता नहीं था कि अवनी वापस आ गई है। जहां कड़ू जी की लाश मिली थी, वहीं पर कुछ बाघ के पैरों के निशान भी थे। देखने पर लगता था कि ये कोई बाघिन है जिसकी उम्र करीब 5 साल है। और जब इन पंजों के निशानों को पिछली घटनाओं के निशानों के साथ मिलाया गया, तो पता चला कि यह वही बाघिन है। दोस्तों, इस बाघिन का नाम अवनी नहीं था। यह बाघिन T1 के नाम से मशहूर थी, पर बाद में इसका नाम अवनी रख दिया गया था। अवनी की यह तीसरी घटना थी, किंतु घटनाओं के बीच काफी समय का अंतराल हो जा रहा था, जिसकी वजह से जंगल विभाग इसे एक्सीडेंट मान रहा था। अगले 3 महीने तक फिर अवनी शांत हो गई और जनवरी 2018 में अवनी ने फिर से हमला कर दिया। रामजी मुकाडे, राम जी का शव एक नाले के पास छत विछत हालत में पड़ा मिला। उनके शरीर के अंग जंगल में बिखरे पड़े थे। वन विभाग और विशेषज्ञों की टीम जब वहां पहुंची, तो उन्हें इसी बाघिन के पंजों के निशान मिले, और कुछ निशान ऐसे भी मिले जिनसे लग रहा था कि अब ये जानबूझकर शिकार कर रही है, ये पीछा कर कर शिकार कर रही है। विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट KM अभर्णा, जो कि DFO थी, उनके पास भेजी और उन्हें बताया कि किस तरह से ये अवनी अब पीछा कर कर शिकार कर रही है, यानी कि ये आदतन शिकार कर रही है, यानी कि ये पूर्ण तरीके से आदमखोर हो चुकी है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो ये और भी शिकार करेगी। DFO ने पूरे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को और पूरे फॉरेस्ट विभाग को ये निर्देश दिया कि इसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। फिर से ट्रैप कैमरास लगा दिए गए, जंगल में पिंजरों को लगा दिया गया और इसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जाने लगी। DFO ने यह भी निर्देश दिया था कि इसे पकड़ा ही जाए, इसे गोली ना मारी जाए। पर अवनी ना जाने कहां गायब हो जाती थी, उसका कोई पता नहीं चलता था। अगली घटना इसने जुलाई 2018 को की। विट्ठल मवेशियों को पानी पिलाने गए थे और वहीं झाड़ियों में अवनी घात लगाकर बैठी थी। शायद ये सामने की तरफ कहीं झाड़ियों में छुपी थी, और जैसे ही विट्ठल अपने जानवरों को तालाब के पास छोड़कर पीछे की तरफ मुड़े, अवनी ने हमला कर दिया। और हमला इतना चुपचाप किया गया था कि विट्ठल को पता ही नहीं चला। और हमला इतना हिंसक था कि विट्ठल का चेहरा पूरी तरह से छत विछत हो गया था, जो कि पहचानने लायक नहीं था। और अवनी ने इन्हें मारा और उसे वहीं खा लिया। शाम को जब ये घर नहीं पहुंचे, तो इनके परिवार वाले और गांव वाले जब तालाब पर पहुंचे, तो वहीं पर इन्हें उनके मवेशी तो दिखाई दिए, मगर विट्ठल दिखाई नहीं दिए। और जब ध्यान से देखा गया तो वहां पर संघर्ष के काफी निशान थे और विट्ठल का खून पड़ा हुआ था। थोड़ी ही दूर झाड़ियों में एक पेड़ के पास इनकी शर्ट मिल गई और उससे थोड़ा दूर ही इनका खाया हुआ शरीर मिला। जब इनके शरीर को ध्यान से देखा गया तो इनका चेहरा पूरी तरह से ही छत विछत था, पहचाने जाने लायक नहीं था। वन विभाग की टीम को सूचित किया गया और वन विभाग की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें फिर से वही बाघ के पंजे मिले, जो कि पिछली घटनाओं से मैच करते थे। 5 घटनाएं हो चुकी थी और गांव वालों का आक्रोश अब चरम सीमा पर था। वहां कई गांव थे। सभी गांव वालों ने एक दिन वन विभाग के ऑफिस को घेर लिया और वहां पर वो तब तक बैठे रहे जब तक कि DFO खुद वहां नहीं आई। और DFO ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। अब DFO ने अपने ऊपर के अधिकारियों से इसे मारने की परमिशन मांगी, किंतु बाघों के संरक्षण के चलते उनकी इस प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया गया और उनसे कहा गया कि इसे पहले पकड़ने की कोशिश करें। किंतु अब घटनाएं और जल्दी हो रही थी। अगस्त 2018 में ही 3 और लोगों को मार दिया गया। अगस्त 2018 में ही गुलाब अपने खेत की बाड़ को ठीक कर रहे थे और तभी अवनी ने इन पर हमला कर दिया। अवनी ने इनकी गर्दन पर वार किया और उनके गले की हड्डी एक ही झटके में टूट गई
और उन्हें वो घसीटते हुए खेत से ही थोड़ी दूर ले जाकर खाने लगे। और शाम को जब उनका परिवार उन्हें ढूंढने आया तो वहां संघर्ष के निशान थे और थोड़ी ही दूर पर उनकी आधी खाई हुई लाश मिली। यह घटना पिछली घटना से 2 दिन बाद ही हुई थी। अब वन विभाग पूरी तरह से इसके पीछे लग गया था। आसपास के सभी गांवों में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी। लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, खेतों में जाना बंद कर दिया था। आखिरकार वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने इसे मारने की अनुमति दे दी और वन विभाग पूरी तरह से इसे ढूंढने लगा और इसे देखते ही मारने के आदेश मिल गए थे। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल सभी अवनी को कवर कर रहे थे, अवनी की कहानी को कवर कर रहे थे। और जैसे ही इस बात का पता चला कि जंगल विभाग ने अवनी को मारने के लिए अनुमति दे दी है, तो हमारे देश में कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो वन्य जीवों के लिए काम करती हैं। उन्होंने जंगल विभाग के इस निर्देश को कि अवनी को मार दिया जाए का कड़ा विरोध किया और पूरे देश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे कि अवनी को मारा ना जाए। और ऐसी ही एक संस्था इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट ले गई और जहां पर वन विभाग को भी बुलाया गया और वन विभाग से पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है कि ये सारी हत्याएं जो है एक ही बाघिन जिसको अवनी कहा जा रहा है ने की है। वन विभाग की ओर से सुनील लिमये, जो उस समय एडिशनल पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ थे, वे ही वन विभाग का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे। सुनील लिमये जी ने कोर्ट को बताया कि बाघिन के निशान सभी घटनाओं पर एक जैसे ही मिले हैं और ये एक ही बाघिन के निशान हैं और घटनाओं के पास मिलने वाले बाघ के बालों को जब देखा गया, उसका डीएनए करवाया गया, तो वहां पर भी यही बात सामने आई कि ये सभी बाल एक ही बाघिन के हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सबूतों को देखते हुए अवनी को मारने के निर्देश दे दिए। अब ये संस्था इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गई। पहली हेयरिंग पर ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस डिसीजन पर स्टे लगा दिया जिसमें कहा गया था कि अवनी को मार दिया जाए और वन विभाग को ये निर्देश दिए कि अगले 1 महीने में सारे सबूत और सारे डीएनए रिपोर्ट्स ले आएं जिससे ये प्रूफ हो सके कि अवनी ही इन सभी हत्याओं के पीछे है। जहां वन विभाग सबूतों को इकट्ठा करने में लगा हुआ था और देश में कई जगह सेव अवनी के नारे लगाए जा रहे थे, कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वहीं अवनी फिर से घटना करने के लिए तैयार थी। पिछली घटना के 3 दिन बाद नागू शेंदे, जो कि अपने बगीचे में काम कर रहे थे और वहीं पर अवनी घात लगाकर बैठी थी। यह बगीचा गांव में ही स्थित था और उसने गांव के बीचों बीच घटना कर दी। नागू शेंदे जो वहां काम कर रहे थे, अवनी ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया और उन्हें आम के बगीचे में ही मारकर खा लिया। जब शाम को काफी देर हो गई, नागू शेंदे अपने घर नहीं पहुंचे, तो जब बगीचे में ढूंढा गया तो उनका आधा खाया हुआ शरीर वहां मिला। वन विभाग के लगाए हुए पिंजरे कोई काम नहीं कर पा रहे थे। वहीं वन विभाग खुद कानूनी झमेले में फंसा हुआ था और इसी दौरान अवनी घटनाओं पर घटनाएं कर रही थी। अगली घटना इसी महीने हुई। एक महिला जो घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां बीनने गई थी, जिसके 2 बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे कि माँ लकड़ियां लेकर आएगी और खाना बनाएगी, वे इंतजार करते ही रह गए। माँ तो नहीं आई, पर माँ की खबर आई। जब ये महिला गांव के पास ही लकड़ियां बीन रही थी, वहीं पर अवनी घात लगाकर बैठी हुई थी और अवनी ने इसे आसान शिकार समझकर इस पर हमला किया और एक ही बार में इसकी गर्दन तोड़ दी और इसे खाने के बाद वहां से चली गई। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो इस महिला की आधी से ज्यादा खाई हुई लाश वहां मिली और अवनी का कोई भी पता नहीं था। जंगल विभाग ने भी काफी सर्च किया, मगर आसपास तो क्या, काफी दूर तक भी अवनी का कोई निशान नहीं था। अवनी अब आदमखोर के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। मगर इस किस्से का एक ऐसा पहलू भी था
जिसने कुदरत के कानून और इंसानियत की बहस को बीच से चीर दिया। यवतमाल के जंगल में लगे एक कैमरा ट्रैप ने वो तस्वीर कैद की जिसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी। अंधेरी रात, खामोश जंगल और उस खामोशी के बीच खड़ी थी अवनी, पर वह अकेली नहीं थी। उसके साए में छिपे थे दो नन्हे शावक, वही मासूम शावक जो किसी भी अन्य बाघिन के लिए उसकी पूरी दुनिया होते। पर यहाँ ममता का चेहरा खौफनाक था। अवनी एक बेरहम आदमखोर थी, लेकिन उन्हीं शावकों के लिए वो एक बेबस माँ भी थी। कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां दो मासूम जान अपनी माँ के साथ इंसानी मांस के निवालों पर दावत उड़ा रहे थे। कुदरत का इससे क्रूर और डरावना चेहरा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वह इन्हें शिकार करना नहीं, बल्कि इंसान का शिकार करना सिखा रही थी। दोस्तों, आगे चलकर इन शावकों का क्या हुआ, क्या यह अपनी माँ की तरह आदमखोर बने, इस कहानी को मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। ये बेहद दुखद घटना है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सेकंड पार्ट आपसे मिस ना हो। कहानी पर वापस आते हैं। जंगल के बाहर अब एक कानूनी जंग छिड़ चुकी थी। कोर्ट में संस्थाओं ने कहा कि अवनी को मारने का जो डिसीजन है वो गलत है, गैर कानूनी है। कोर्ट ने विभाग से पूछा, क्या आपके पास पक्के सबूत हैं कि ये वही बागिन है? जवाब में वन विभाग ने डीएनए रिपोर्ट, स्केच सैंपल्स और कैमरा ट्रैप की तस्वीरें पेश की। उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर साबित किया कि 13 में से कई मौतों के पास अवनी के ही पद चिन्ह मिले थे। इसके बावजूद सेव अवनी के नारे बुलंद थे। एक्टिविस्ट चिल्ला रहे थे, वो सिर्फ अपनी रक्षा कर रही है। लेकिन यवतमाल के किसान कह रहे थे, क्या हमारे बच्चों का खून पानी है? 11 सितंबर 2018 मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर था। सभी सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि वो आत्मरक्षा नहीं कर रही है, बल्कि सोच समझकर इंसानों का शिकार कर रही है। और इंसानों की जान को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अवनी को मारने का आदेश पारित कर दिया। मगर साथ में यह शर्त भी रखी कि अवनी को मारना आखिरी विकल्प होगा। उससे पहले अवनी को बेहोश करके, ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाए। और अगर ऐसी स्थिति नहीं बने कि जहां उसे नहीं पकड़ा जा पा रहा है, गोली सिर्फ और सिर्फ तभी चलाई जाए। मौत का वारंट साइन हो चुका था, लेकिन उस पर शर्तों की स्याही लगी थी। अब फॉरेस्ट विभाग ने काफी टीम्स बनाई और अवनी को ढूंढा जाने लगा, लेकिन उनके हाथ सिर्फ नाकामी लगी। फिर वन विभाग ने एक ऐसे शख्स को बुलाया जिसके नाम से ही विवादों का बवंडर खड़ा हो जाता था। हैदराबाद से आए नवाब शफात अली खान, वह नाम जिसे वन विभाग तुरूप का इक्का कहता था। लेकिन वन संरक्षण, बाघों के संरक्षण और जानवरों के संरक्षण पर काम करने वाली संस्थाएं उन्हें एक खूनी, एक कातिल कहती थी। उन्हें इस मिशन में शामिल करने के बाद विवाद इतना बढ़ा, मेनका गांधी सहित हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्हें हटाने की मांग करने लगे। आरोप लगा कि शफात को सिर्फ मारने में दिलचस्पी है, बेहोश करने में नहीं। शफात के साथ उनका बेटा असगर अली भी इस मिशन में शामिल था। संस्थाओं ने यह भी कहा कि अवनी अपने बच्चों को बचाने के लिए गांव के पास है। उसे पकड़ा जाए, उसे मारा ना जाए और उसे और उसके शावकों को पकड़कर किसी जू में छोड़ दिया जाए। मगर शफात अली खान एक ऐसा नाम था जिसको सुनकर संस्थाओं को लगता था कि ये बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे अवनी को पकड़ने की और उसे डायरेक्टली ही मार दिया जाएगा। मेनका गांधी सहित कई लोग धरने पर बैठ गए और उनकी मांग थी कि शफात अली खान को इस मिशन से हटा दिया जाए। और सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी और शफात अली खान को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। उसके बाद भी अवनी द्वारा घटनाएं की गईं और जंगल विभाग उसे पकड़ने में नाकाम रहा और फिर से बुलाया गया शफात अली खान को। दोस्तों, भारत के इतिहास में किसी भी बाघ को पकड़ने या मारने के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन्स का यूज किया गया, एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई और उसके बाद अवनी को सर्च किया गया। दोस्तों, इस सर्च में एक परफ्यूम का यूज भी हुआ था, मैं आपको इस परफ्यूम के बारे में भी बताऊंगा। और जब अवनी को मारा गया तो उसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था, क्योंकि जो एक्सपर्ट टीम, जो फॉरेंसिक टीम थी, उन्होंने कई ऐसे तथ्य सामने लेकर आए जिससे पता चला कि अवनी को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। दोस्तों, अवनी के शावकों का क्या हुआ, अवनी की इस कहानी में आगे क्या हुआ, पूरी ही डिटेल्स के साथ मैं ये कहानी अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आऊंगा, इसका पार्ट 2। तब तक मेरे चैनल पर और भी कहानियां अवेलेबल हैं, प्लीज आप उन्हें वॉच कर सकते हैं और अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।